नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह अपने YouTube चैनल स्टेट पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे भाई बंधु लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका बिहार का जो पेपर है वो आपका 13 तारीख को है। तो 13 तारीख के पेपर को देखते हुए खास तौर पे वहां सेंसस से आपके कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली जो आपका वीडियो बनाया जा रहा है, इस पे आपको क्या है भैया कि देखेंगे आप तो जो भारत की जनगणना और साथ ही साथ आपके बिहार की जो जनगणना है वहां से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख लीजिए, आप जिस ईयर में देखेंगे एक दो प्रश्न आपको जरूर मिलते रहते हैं। तो उसी चीज की देखते हुए 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो में आपको क्या एक दो नंबर का काम हो जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आइए आज के सेशन में जो हम लोग देखने वाले हैं बिहार और प्लस भारत दोनों की जनगणना एक दूसरे से तुलना कराते हुए हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिएगा और कोशिश करिएगा कि जो लोग नए जुड़े हों वो सब्सक्राइब करिएगा अगर सेशन अच्छा लगता है तो। ठीक, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे 71 बीपीएससी। चूंकि अभी 2-3-4 दिनों के बाद आपका 13 तारीख को एग्जाम ही है, तो उसी को देखते हुए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। गठन व नाम, ये तो बहुत बेसिक चीज है कि बिहार का गठन कब हुआ और इसका नामकरण क्या था और इनकी राजधानियां क्या थी, वो बेसिक चीजें हैं। जैसे गठन कब हुआ भैया, 22 मार्च 1912। आपको पता है कि जॉर्ज पंचम आए थे। ठीक है, कौन आया था भैया हमारे यहाँ? जॉर्ज पंचम आए थे आपके सबसे पहले भारत में 1911 ईस्वी में। और जब जॉर्ज पंचम भारत में आए तो उस समय हमारे यहाँ एक आंदोलन चल रहा होता है। उस आंदोलन का नाम था वंग भंग आंदोलन। बंगाल विभाजन चूंकि हो चुका था, तो बंगाल विभाजन 1905 में जब किया गया तो 1905 के बाद ये पुनर्गठन की मांग शुरू हो गई, भैया बंगाल को फिर से एकत्रित किया जाए। इसमें आपको मैं बताऊं कि इतना ज्यादा लोगों का दबाव था, इतना ज्यादा कि हिंदुत्ववादी विचारधारा और मुस्लिम विचारधारा दोनों एक होकर के बंगाल उस समय सबसे बड़ी क्रांतिकारी भूमिका निभाता था। ठीक है, तो उनका इतना ज्यादा दबाव था कि पत्र हुआ करते थे बहुत सारे जो है लेखकों के माध्यम से उन्होंने अपनी कलम की ताकत दिखाई। उस कलम की ताकत में इतना दम था कि पूरा का पूरा बंगाल ही नहीं, बंगाल के बाहर तक लोगों ने खूब विरोध किया, जिसकी वजह से लास्ट में जा करके जो है बंगाल विभाजन को वापस लेना पड़ता है। क्योंकि उस समय ब्रिटेन के कौन आए थे भैया? ब्रिटेन के महाराजा आते थे। तो महाराजा के हाथों से ये बेहतर काम हो सके, ताकि महाराजा को ये दिखाना था कि भारत के लोगों को ये दिखाना था कि भारत के हित को देखते हुए ब्रिटेन वाले काम करते हैं, ये चीज उनको दर्शाना था। इसीलिए उन्होंने इसको पेंडिंग रखते, वास्तव में करना चाहते तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि दबाव और अपने आप को ग्रेट दिखाना कि ब्रिटेन ग्रेट है, आपके हितों के लिए काम करना चाहता है, इसी वजह से जॉर्ज पंचम के द्वारा यह कार्य कराया गया। तो 1911 में जब वे पहली बार प्रवेश करते हैं तो उसी समय जो है राष्ट्रगान भी गाया जाता है बेसिकली, और जयपुर उसी समय पिंक सिटी के रूप में उसको बना दिया जाता है। तो बाद में ये डिसीजन लिया गया कि भैया बिहार जो है, आप ध्यान रखिएगा, बिहार को जो है अलग करके एक राज्य बना दिया जाएगा। तो उस स्थिति में क्या हुआ, इसका गठन सबसे पहले क्या हुआ, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार गठित होकर के आपका एक नए राज्य के रूप में आपको बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, बाद में आपको पता है कि 1936 में उड़ीसा से भी बाद में अलग हो जाता है 1936 में, और झारखंड से आपको पता सन 2000 में अलग हो जाएगा। ठीक, तो नाम का कारण क्या था? बौद्ध विहार। देखो एक शब्द है विहार, एक होता है ब और एक होता है वा का मतलब होता है, यहाँ विहार का मतलब ये है कि जो बौद्ध भिक्षुओं के रुकने का जो स्थान हुआ करता था उसे बोलते थे बौद्ध विहार। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इनके जो मठों की अधिकता की वजह से इसे इसका नाम क्या पड़ा भैया? विहार। जो बौद्ध भिक्षु जहाँ पर विश्राम किया करते थे उसका नाम क्या पड़ता भैया? विहार। और चूंकि वहां पे महात्मा बुद्ध के द्वारा और बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा विकास हुआ था, आज भी आप देखोगे राजगीर वगैरह जो है आज भी बौद्ध के लिए बड़े प्रचलित हैं वहां पे, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया भाई? बिहार। ठीक, तो मठों की अधिकता की वजह से। ठीक, इसके अलावा राजधानी की जब भी बात करें तो इसकी राजधानी पटना, शुरुआत में कौन थी? पटना इसकी राजधानी थी, लेकिन कुछ प्राचीन नाम इसके मिलते हैं, जैसे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? तो आप जानते हैं उदयन के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था भैया? उदयन के द्वारा सबसे पहले इसे
बसाया गया था। तो बाद में इसको पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। अजीमाबाद भी बाद में बीच में, क्योंकि जब शासन दौर आता बदलता है तो इसका नाम अजीमाबाद भी रखा जाएगा। लेकिन वर्तमान में आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यानी पटना आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो ये रहा इनका कुछ गठन से संबंधित प्रावधान। अब थोड़ा सा मैं पहले सबसे पहले बिहार को लेकर के बात करूंगा, फिर दोनों में आपको अंतर बताते हुए चलूंगा। ठीक, ये भारत के विषय में आपको चीजें मिल रही हैं। भारत के विषय को जब भी हम लोग देखें तो भारत का नामकरण आया कहां से, तो भारत का नामकरण पड़ा आपके ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में आप देखोगे, रामायण में भी आपकी इसकी चर्चा मिलती है। रामायण में जो विशेषता राम जी के भाई जो थे भरत, उनके नाम पर भी भारत का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा महाभारत में भी आपका इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, आप देखोगे शांतनु के पुत्र जो आपके भरत के लिए, उनके भी आपको पता है कि शकुंतला जो आपके हैं, उनके पुत्र का नाम भी आपको भरत के नाम पर ही भारत पड़ा। ये कुछ आपके हैं शब्दों से यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में भारत शब्द का उल्लेख सबसे पहले मिलता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत शब्द भरत को लिया, भरत वंश से जुड़ा हुआ है। पुराणों में भारतवर्ष समुद्र के उत्तर, ऐसे पुराण जो आपके हैं, पुराणों में भी इनकी चर्चा मिलता है हिंद से। हिंद के उत्तर, हिंद के उत्तर का मतलब होता है हिंद महासागर के उत्तर, हिमालय के नीचे जो बसा हुआ प्रदेश है उसी को बोलते हैं हिंदुस्तान। ठीक है, उसी को बोला गया जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप किसके समय में बोला जाता था? जम्बूद्वीप उस समय बोला जाता जब आपके यहाँ मौर्य साम्राज्य हुआ करता था। तो मौर्य साम्राज्य इसे किस नाम से जानते थे भैया? जम्बूद्वीप के नाम से भी जानते थे। ठीक, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग भी मिलता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये भारत का कुछ नामकरण के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ जो हमारा संविधान लिखा गया, संविधान में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक चर्चा मिली थी। क्या हुआ था भैया कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है, वर्तमान गवर्नमेंट ने इसका नाम इंडिया से करके भैया भारत, इंडिया डेट इज भारत। देखो यहाँ जो लोग विवाद कर रहे थे, क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है विवाद करना, वास्तव में क्या लिखा है संविधान की प्रस्तावना में? लिखा गया इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया ही क्या है? भारत है। ठीक है, इंडिया ही क्या है भैया? भारत है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि उनको अलग और उनको। इंडिया बेसिकली क्या है? विदेशों के द्वारा दिया गया नाम है, क्योंकि हमारी संस्कृति उस तरीके से रही है, इसलिए हम सदा से पुराणों से लेकर के वेदों में, वेदों से लेकर के जो हमारा इतिहास रहा है उसमें हमारा भारतवर्ष ही नाम मिलता है। इसीलिए वर्तमान सरकार के द्वारा इसका नाम क्या रखा गया भैया? एक तो है तो वही, लेकिन बस पुरानी पहचान को दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, विवाद का कोई कारण नहीं है। जो लोग विवाद करते हैं वो अलग का मुद्दा हो जाता है, राजनीतिक मुद्दा कुछ अलग होते हैं। आइए थोड़ा चलते हैं, बिहार के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो बिहार के जब क्षेत्रफल के हम लोग बात करते हैं तो इनका क्षेत्रफल और स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एरिया कितना है भाई? तो ध्यान रखना, एरिया है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। देश का जो है 13वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो राजस्थान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, राजस्थान आपको सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मिलेगा। उसी प्रकार बिहार जो है आपका 13वां सबसे बड़ा राज्य के रूप में उभर करके आता है। इसकी थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति देख लोगे, 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 10 डिग्री अक्षांश नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा इतना। तो देशांतर में आपको 83 19 50 से लेकर के 88 17 40 ईस्ट आपके देशांतर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा बेसिक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेंगे तो आप गलत ना करिए, इसी वजह से इसको डेटा को रखा गया। ठीक, लंबाई आपसे पूछा जाए तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम ये ज्यादा लंबा है। कितना भैया? 483 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखना। और अब इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बिहार का जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना योगदान करता है? तो 2.86% का पूरे भारत में योगदान करता है। अब भारत को देखा जाए तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो आप जानते हैं भारत जो है बेसिकली 7वां स्थान रहता है। सबसे पहले रूस, आर के कबाब से याद कर लेना, ये आपका एक फॉर्मूला मैं आपको बताया हुआ हूं कई बार। आर के कबाब, आर के कबाब का मतलब, आर का मतलब रूस, के का मतलब कनाडा, सी का मतलब चाइना, ए का मतलब आपका अमेरिका। ठीक है,
उसके बाद बी का मतलब ब्राजील, उसके बाद ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका बी जो आता है वो है आपका दैट इज भारत। ठीक है, तो भारत जो आपके दिए गए हैं वो 7वां आपका है, ये ध्यान रखना। ये आपका बिहार का एक तरफ डेटा दिया गया है, दूसरी तरफ जो डेटा दिया गया है वो भारत का डेटा दिया गया है। ठीक है, अब भारत की जब भी बात करें तो इसका वर्ग किलोमीटर कितना भैया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब आप कह रहे होंगे सर सेंसस पढ़ा रहे हैं, जनगणना पढ़ा रहे हैं, तो इसको क्या आवश्यकता है, ये बहुत बेसिक जानकारी है, इसी वजह से इसको इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो विश्व का मैंने आपको बता दिया 7वां, ठीक, 7वें के नाम पे 6 के आपको बता दिया ऑलरेडी। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला रसिया, लेकिन रसिया का 1/3 भाग तो आपको पता है ना कि केवल मरुस्थली है जहां पे कुछ होता ही नहीं है। ठीक, तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल का हिस्सा 2.4%, कितना भैया, 2.4% है, ये तो पूरे विश्व का है। जबकि बिहार की बात करें तो बिहार जो है भारत में कितना योगदान देता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, 2.86% का योगदान देता है। इसी प्रकार से उत्तर दक्षिण की लंबाई 3214 और पूर्व पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। सीमा से लगने वाले देश आप जानते ही हैं, बड़ा विवाद है, सारे देशों से विवादी है आपका। वर्तमान में अभी आज देख रहे हो, कल दो दिन की पहले की घटना अभी चल ही रहा है, घटना तो करंट का ही। नेपाल में भी वही चीजें देखने को मिला। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बांग्लादेश में आपको ये चीजें देखने को मिला। म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, वो तो आप देखते ही है। भारत का श्रीलंका में आपने देखा, श्रीलंका में इस तरीके की चीजें हुई। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आंकड़े ये बताते हैं कि भारत के आसपास के जो देश हैं वो अपने आप में भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, अब भारत का क्या है, भारत तो अपना जो भी है ही, आसपास के जो है देशों को भी एक तरीके से कहते हैं ना, पड़ोसी अगर खुश है, पड़ोसी अगर बगल में है तो पड़ोसियों से ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है, उसको मेल मिलाप करा के रखना पड़ेगा। क्योंकि आप कभी भी कोई चीज होगा या मदद मांगने के लिए कुछ भी होगा तो हमेशा पड़ोसी ही काम आएगा। लेकिन हमारे पड़ोसी तो वैसे है भैया, एकदम खूंखार है, इनको लेकर के कितना चलने की कोशिश करो लेकिन ये बहकावे में आकर के, क्योंकि है उसी तरीके से, इसमें कुल मिला के राजनीतिक मुद्दा से हम लोग हटना चाहेंगे। बेसिकली ये जानते रहिएगा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। यहाँ पे किसी की स्थिति आपकी ठीक नहीं, सिर्फ भूटान की स्थिति को थोड़ा सा रखा जाए तो बेहतर है। ठीक है, बेहतर इसलिए क्योंकि शांति प्रिय देश है और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्थित दे दिया है कि इसको भारत को कह दिया भैया आप ही सब कुछ देखो, क्योंकि भारत जैसा देश ही किसी देश को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। ठीक, बाकी तो सभी उतावले थे और सभी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए हैं कि भैया हम किसी तरीके से भागे। छोटा सा देश आपका कौन सा भैया, मलेशिया। ठीक है, अभी आप देखोगे छोटा सा, सॉरी मलेशिया बोला, मालदीव की छोटा सा हिम्मत देखो, तो एकदम बगल में है अपने। ठीक, उसकी हिम्मत देखो, वो कह रहा था भारत को आंख दिखाने की बात कर रहा था। आपको अभी पता है कि ना, जयशंकर प्रसाद जी वहां पहुंचे, जयशंकर प्रसाद ने उसके 28 आइलैंड को ले लिया, सॉरी 30 आइलैंड को वहां से मांग लिया, चल भैया। इसके पहले चाइना वो गया हुआ था, 28 आइलैंड उसने दे दिया था चाइना को। भारत वाले गए एक ही झटके में 30 आइलैंड लेकर के चले आते हैं। तो ये कहने का मतलब भारत की कूटनीति अच्छी है, भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है और शांति प्रिय देश हमेशा रहेगा, लेकिन जरूरत भी है उसी तरीके से। आप वर्तमान की हालत देख ही रहे हो। ठीक, तो उसका मतलब क्या भैया कि कुल मिलाकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये कैसे भैया, ये सीमा से लगाते। सीमा का मतलब स्थलीय सीमा की बात किया जा रहा है। इसमें दो देशों को मैंने शामिल नहीं किया, एक आपका मालदीव को और दूसरा आपका श्रीलंका, क्योंकि ये जलीय सीमा लगाते हैं। ठीक, इसी के अनुसार आपका समुद्र तटरेखा कितनी होती है भैया, 7516 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। ये बेसिकली आपको कुछ बेसिक जानकारियां हैं जिसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेंसस। अब स्टार्ट होगा क्या भैया, हमारा जनगणना से रिलेटेड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको याद रखना है, सारी चीजों को आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक, सबसे पहले जनसंख्या याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर कभी वैसे एक बार बहुत पहले बिहार में क्या है ना, पूछ लिया गया था बहुत पहले, 10, 40, 99, 452, जब ताजा था तो उस टाइम आपका 2011 की जनगणना याद रखना। 2011 के बाद से अभी तक कोई भी जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, 2021 में होनी थी लेकिन 2021 में नहीं हो पाई, उसको टाल दिया गया। लेकिन अब प्रोसेस शुरू हो चुका है, जल्दी ही आपका परिसीमन होगा। परिसीमन के बाद, परिसीमन का मतलब 2026 में परिसीमन होना है, उसके पश्चात फिर आपकी जनगणना भी देखने को मिलेगी। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि 10, 40, 99, 452, एक जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हो वैसे इसको याद रख लो। 10, 40, 99, 452 देश में कौन सा स्थान रखता है भैया जनसंख्या के मामले में, तीसरा।
कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान रखता है। और जनसंख्या का लगभग 8.6% अकेले बिहार रखता है। और 10 की वृद्धि भी बिहार में ज्यादा है। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है गरीबी। यहाँ के लोगों ने, यहाँ की राजनीति, बिहार जैसा राज्य पूरे भारत में नहीं है। सोचो, बिहार जैसा राज्य पूरे भारत में, ऐसा इतिहास उसका कोई भारत में, नालंदा जैसी विश्वविद्यालय जिसको आप सोचिए पूरी दुनिया का ज्ञान वहां पे रखा गया था। एक आक्रांता आता है और नालंदा विश्वविद्यालय को जला के चला जाता है, ठीक है। और उसी आक्रांता को हमारे यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं पूछने के लिए बैठे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जो पूरी दुनिया के लोग वहां आकर के पढ़ते थे, बिहार ऐसा हुआ करता था। लेकिन राजनीति के चलते बिहार की स्थिति ये हो गई है कि वहां पे गरीबी, भुखमरी बहुत तेजी के साथ है, ठीक। तो जनसंख्या वृद्धि दर, अब सोचो जहां भुखमरी है वहां आदमी क्या सोचता है। जैसे जनरली क्या होता है कि उनके यहाँ मान लीजिए 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा 10,000 की नौकरी किया तो अगला बच्चा रहेगा तो भी 10,000 की नौकरी करेगा। तो वो इस तरीके से काउंटिंग करते हैं। तो गरीबी क्या है, जहां जहां गरीबी रहती है वहां पर आपके जनसंख्या बढ़ने के चांसेस थोड़ा ज्यादा रहते हैं। ये रूल कभी आपको इकोनॉमी में समझाने का प्रयास करूंगा। तो कुल मिलाकर के जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दौरान सबसे तेज भारत में बढ़ी है। कितना परसेंट बढ़ा भैया? 25.4%। भारत में सबसे अधिक वृद्धि दर वाले राज्य आपको देखने, बिहार में हो गया, यूपी हो गया। ये सब क्या है, बड़े बड़े राज्यों में जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही क्योंकि गरीबी ज्यादा है। मैंने आपको थॉट बताया ना कि आदमी 1 कमाने वाला होगा तो 2 कमाने वाला हो जाएगा। इसीलिए लेबर कॉस्ट अपने यहाँ पूरे भारत में सस्ता है। यूपी और बिहार के लोग पूरे भारत में घूमते हैं। गुजरात वगैरह में काम करने के लिए, गुजरात हो गया, आप देखोगे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, दक्षिण भारत में चले जाएंगे, जहां भी आप दिल्ली वगैरह चले जाइए, ये सब आपको कहां दिख रहा है? पूरा बिहारी, आपको बिहारी के साथ साथ यूपी वाले ही दिखेंगे क्योंकि बेरोजगारी यही सबसे ज्यादा है, ठीक है। आपके गरीबी, बेरोजगारी यहीं पे है, लोग बाहर निकल निकल के काम करते हैं, ठीक। तो 25.4% जो है आपकी वृद्धि दर जो भारत में सबसे ज्यादा आपको दर्ज की गई थी। एससी की जनसंख्या जो आपका है यहां पर बिहार में, याद रखिएगा वो कितना परसेंट है भैया? 15.9% है। सर्वाधिक जो है आपका स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा है वो है गया, ठीक। सर्वाधिक स्टेट कौन सा भैया? गया। चलिए कुल पहले इसको कंफर्म कर लेते हैं, फिर आपको कंपेयर कराऊंगा। अगला ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं। 1 सेकंड, जस्ट थोड़ा टाइम दीजिए हमको, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या की जब भी बात करें, ठीक, तो 1 सेकंड भाई, ठीक। चलिए, तो यहां भी याद रखिए ग्रामीण जनसंख्या की जब हम लोग बात करते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या कितना है? सोचो, ग्रामीण जनसंख्या यहां पे है 88.7%। और शहर में रहने वाले शहरी जनसंख्या कितनी है भैया? वो है 11.3%। जैसे पटना वगैरह, पटना वगैरह शहर के क्षेत्रों में रखा जाता है। मात्र 11% आपके शहरों में, बाकी सभी के सभी लोग गांव में बसे हुए। बिहार में आप देखोगे तो पटना आपको ऐसा शहर दिखता है जो थोड़ा सा ठीक ठाक दिखता है। बाकी आप चले जाइए तो ऐसा लगता है कि जो है कि हाँ विकास होगा, ऐसा नहीं है कि विकास कुछ दिनों में, मतलब कुछ सालों में विकास वहां ठीक ठाक हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते हो। लेकिन हाँ, अभी भी शहरीकरण वहां पे बहुत कम है, यानी 11.3% है। और सबसे अधिक आबादी वाला चूंकि आपका कौन सा भैया? पटना। कमाने के लिए लोग कहां आते हैं? पटना में। जैसे हमारे यहां कमाने के लिए कहां लोग जाते हैं भैया? आप जाते हो दिल्ली, दिल्ली देश की राजधानी, सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको वहीं देखने को मिलती है। वैसे बिहार की राजधानी क्या है भैया? बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना में सबसे ज्यादा लोग कमाने वाले आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से आबादी भी आपको कहां सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है? राजधानी में, राजधानी पटना है, ठीक। सबसे कम आबादी वाला जिला आपको क्या है? शेखपुरा है, ठीक। सबसे कम आपका क्या है? शेखों का शहर। शेख मतलब नवाब, नवाबों का शहर जैसे आप शेख कह सकते हो। अब नवाबों के शहर में लोग रईस आदमी रहेंगे, रईस आदमी रहेंगे तो रईस तो बहुत कम ही है यहाँ पे, तो वैसे जनसंख्या क्या होगी भैया? कम होगी। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ पढ़ाने के लिए, मतलब आप याद रख सको कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ होगी? जहाँ रईस लोग रहेंगे। रईस लोगों की गिनी चुनी संख्या है, भारत में भी वैसे बहुत गिनी चुनी संख्या है। वैसे बिहार में आपके शेखपुरा आपका एक ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे कम आबादी वाला जिला है। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा जो जनसंख्या घनत्व होती है ये क्या होता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब जो रहते हैं उनका एक कैलकुलेशन किया जाता है। 1 किलोमीटर के दायरे में मान लो 50 लोग आते हैं तो 50 उनका जनसंख्या घनत्व हो गया। 100 लोग आते हैं तो 100 लोग हो गए। उसी प्रकार से बिहार में जो है 1 किलोमीटर के दायरे में जो सबसे ज्यादा आबादी रहती है वो कौन सी भैया? शिवहर की।
ठीक है, किसका भैया, शिवहर की आपको देखने को मिलेगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, ये याद करने के लिए आप कह सकते हो कि भगवान भोले बाबा के दर्शन के लिए भगवान भोले बाबा का क्या है, एक तरीके से कृपा है, इसी वजह से लोग यहाँ पर क्या है, ज्यादा संख्या में निवास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहां पर है भाई, दक्षिण भारत, दक्षिण आपके बिहार में कैमूर, कैमूर में आपको देखने को मिलेगा, एक तरीके का कह सकते हो खनिज वाला एरिया है, इसी वजह से यहाँ पे जनसंख्या आपको कम देखने को मिलेगी, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ग्रामों पे और शहरों के डेटा को मैंने आपको प्रस्तुत किया, ये दोनों डेटा आप देख सकते हैं। जनसंख्या कितना है, 10, 40, 99, 452। स्थान कौन सा लगता है जनसंख्या के मामले में, तीसरा। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि दर की बात की है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक, अब आते हैं, अब कौन सा भैया, अब आते हैं थोड़ा भारत की तरफ रुख करते हैं। भारत की तरफ जब याद करिए तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, जनसंख्या को याद करना की जरूरत नहीं, सिंपल सा आप जानते रहो 121 करोड़, लेकिन अब तो हम लोग कितना पहुंच चुके हैं भैया, एक डेटा के अनुसार 140 करोड़, जो दुनिया में पहला स्थान। लेकिन चूंकि अभी हम लोग किसमें है, सेंसस 2011 के अंतर्गत, तो दुनिया में हम लोग कौन सा स्थान देंगे भैया, दूसरा स्थान। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये डेटा एक माना जा रहा है कि भारत में जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुकी है, यानी चाइना को हम लोग कहां छोड़ते हैं भैया, पीछे छोड़ चुके हैं, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत की जनसंख्या का विश्व में हिस्सा, जनसंख्या के रूप में सोचो, पूरा विश्व जो है उसका 17.5% तो हम लोग खुद जनसंख्या के मामले, उसमें उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे आता भैया। ठीक है, उत्तर प्रदेश कोई राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश एक देश है। इससे बड़े मतलब सोचो, इससे छोड़ तो कितने, मतलब इससे छोटे तो कितने देश है, सोचो। हम जनसंख्या के मामले में पहला स्थान अभी वर्तमान डेटा के अनुसार, और 5वां स्थान किस पे रखते भैया, उत्तर प्रदेश का, जो हमारा एक जिला है। उत्तर प्रदेश क्या एक जिला है, जिले के रूप में इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कहने का मेरा क्या मतलब है कि आप देखिए जनसंख्या किस तरीके से डिवाइडेड है, हमारे उत्तर प्रदेश से कितने छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, हाँ, तो योगी बाबा जो है एक देश को चला रहे हैं, कोई आप कह सकते हो कि कोई राज्य नहीं चला रहे, एक पूरे देश को चला रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि भारत की जनसंख्या कितनी है, 17.5% विश्व के हिस्से से। 10 की वृद्धि याद रखिएगा 17.64, और बिहार का कितना 10 की वृद्धि था, 25.4। प्रश्न कैसे पूछता है इसको भी देख लो, स्टेटमेंट लिख देगा बिहार की 10 की वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर से ज्यादा है, या स्टेटमेंट दे देगा बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या से कम, भारत की जनसंख्या वृद्धि से कम, या राष्ट्रीय जनसंख्या की वृद्धि से कम। तो आप सिंपल सा बोल सकते हो, इसको क्या बोलोगे भाई, तो स्टेटमेंट में क्या होगा कि भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर से कम है, क्योंकि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है और भारत की वृद्धि दर कम है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं अगले डेटा पे। अगला डेटा क्या है भैया, ग्रामीण, चूंकि ग्रामीण यहाँ 88% रहते थे, तो भारत में भी कुछ ज्यादा, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डेटा का फर्क है। बिहार में आपके 88% गांव में लोग रहते हैं, पूरे भारत में 83% लोग गांव में रहते हैं। इसका मतलब बिहार का शहरीकरण कितना, 11.3%, इनका शहरीकरण पूरे भारत को देखा जाए तो ये थोड़ा सा ज्यादा है। पूरे भारत का डेटा है भाई, ध्यान रखना। बिहार तब भी यहाँ पे अपने हिसाब से ठीक ठाक है। इसका मतलब क्या है, सर्वाधिक शहरी राज्य कहाँ आपको देखने को मिले, मैंने आपको बताया ना, देश की जो राजधानियां होती वहां लोग कमाने के लिए बहुत तेज से जाते हैं। अगर वो बिहार की राजधानी में सबसे ज्यादा लोग रह सकते हैं, तो भारत की राजधानी में तो आपको सबसे ज्यादा लोग दिखाई देंगे ही। 97.5%, यानी शहरी राज्यों में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिला दिल्ली। ठीक, सर्वाधिक ग्रामीण राज्य की बात करते हैं, ग्रामीण आबादी वाला अगर आपसे पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश व बिहार, ये दोनों लगभग आपके 89% आपके ग्रामीण राज्य में ही रहते हैं। हिमाचल प्रदेश को भी आप इंक्लूड मान लीजिए, कभी कभी आपके बिहार ना दे तो उस स्थिति में आप हिमाचल प्रदेश को इंक्लूड कर सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पे डेटा को मैंने रखा हुआ है। ठीक, इसके अलावा आपसे बात किया जाए कि सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, आपको पता है कि सर्वाधिक आबादी इस समय तो भैया 22 करोड़ हो चुके हैं। ठीक है, 22 क्या, एक डेटा माना जाता है 25 करोड़ लगभग हम लोग हो चुके हैं भैया। कौन, उत्तर प्रदेश वाले। अभी ये 2011 के डेटा के अनुसार 19 लगभग 20% थे। ठीक, अभी कितना हो गया, लगभग 25 करोड़ हो चुके हैं। ठीक, न्यूनतम आबादी वाला सिक्किम,
न्यूनतम आबादी वाला कौन सा भैया? सिक्किम। सिक्किम एक पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी के साथ साथ बर्फीला एक एरिया एक तरीके से होता है, इसी वजह से वहां पे लोग जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। अब बिहार में और यूपी में जनसंख्या के निवास करने के कई कारण हैं। जैसे बिहार में नदियां बहुत हैं, उपजाऊ भूमि है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश की उपजाऊ भूमि है, नदियां बहुत है, इसी वजह से खाद्यान्न का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो खाद्यान्न के उत्पादन की वजह से आपको देखोगे तो उत्तर भारत में बिहार और यूपी की जनसंख्या आपको ठीक ठाक दिखाई देती है, ठीक। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जनसंख्या के मामले में अब तो मैंने बता दिया ना कि जनसंख्या सबसे ज्यादा आपको कहाँ है? शहरी आबादी वाला पटना, सबसे कम आबादी वाला जिला शेखपुरा, क्योंकि शेखों का शहर, नवाबों का शहर था, ठीक। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो आपको शिवहर में देखने को मिलेगी, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो आपको कहां मिला भैया? कैमूर में। तो यहां इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा, ठीक। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट दर है जिसको बोलते हैं साक्षरता दर, ठीक है। साक्षरता दर की जब भी बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आपसे यही पूछा जाता है, ठीक। तो साक्षरता दर को कैसे याद करोगे? बड़ा सिंपल सा डेटा, 51, 71, 61। क्या है भैया? 51, 71 और आपके 61, 3 डेटा है। अब आप देख सकते हो कि एक औसत, जिसको मैथ आती होगी एवरेज निकाल सकता है। एवरेज की बात करेंगे 73 और 51 है, 73 और 51 का एवरेज कितना बनता है? 61, ठीक है। 61 आपको मिल गया तो आप देख लीजिए 61.8% इसका एवरेज हो गया, ठीक। पुरुषों की जनसंख्या, पुरुष वैसे भी पहले हमारे यहाँ महिलाओं को पढ़ने का उतना अधिकार नहीं था, उपनयन संस्कार हुआ करता, उत्तर वैदिक काल में बंद हो गया वो भी, ठीक। उसके बाद महिलाओं की दुर्गति बहुत हुआ, ठीक। धीरे धीरे हमारे यहाँ गुरुकुल जैसी शिक्षा पूरे विश्व में कहीं नहीं थी। अंग्रेज जब भारत में पहली बार आए, गुरुकुल की शिक्षा को, मैकाले जैसा आदमी, मैं तो यही कहता हूँ ना, जीवन में दोबारा पैदा ना हो, ठीक है। पैदा इसलिए ना हो क्योंकि उसने मारा पूरी की पूरी, व्यक्ति बड़ा जानकार आदमी, उसने कहा कि भारत को अगर गुलाम बनाना तो एक चीज कर लो, भारत की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ दो, और भारत की शिक्षा व्यवस्था टूटी, आप क्या हो जाओगे भैया? गुलाम बन जाओगे। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाना पड़ा लॉर्ड मैकाले को, और भारत के गुरुकुलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और आज तक गवर्नमेंट गुरुकुल की शिक्षा को स्टार्ट नहीं कर पाए। भारत देश आजाद हो गया, लगभग 78 साल हो गए, लेकिन आज तक रिकॉर्ड है कि भारत में गुरुकुल की शिक्षा दोबारा वापस नहीं ला सकी, क्योंकि गुरुकुल में ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, वेद पढ़ाए जाते। आजकल तो वेदों को पढ़ने का किसी का नॉलेज ही नहीं है, संस्कृत नहीं पढ़ सकता आदमी। तो कहने का मतलब यही है कि भैया वेद वगैरह पहले गुरुकुल में ऐसी शिक्षा जो हमारे यहाँ, उसको पोथी पत्रा मान करके घर में बैक कर दिया गया, भैया इसको पढ़ना नहीं, पाप लग जाएगा। वही वेदों को पढ़ करके, वही पुराणों को पढ़ करके हमारे यहाँ यूरोपीय आए और अपने यहाँ इतना विकास कर गए कि हम उनके दौर से बहुत पीछे रह गए, ठीक है। आज पुस्तकें खुल रही हैं, धीरे धीरे जमाना बदल रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने पुरातात्विक चीजों पे वापस लौटेंगे, भारत विश्वगुरु बन जाएगा, ठीक है, और बनेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या भैया कि यहाँ पर जनसंख्या की बात करें तो महिलाओं की जनसंख्या साक्षर कम होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि महिलाओं को उतनी आजादी नहीं थी। तो कितना परसेंट भैया? 51% जनसंख्या साक्षर है। पुरुष कितने हो गए? 71, और टोटल एवरेज निकाला जाए तो 61%। इसके अलावा राष्ट्रीय औसत की बात करें तो राष्ट्रीय औसत आपका कितना है? 74.04% से काफी कम, ठीक। ये क्योंकि भाई देखो एवरेज ही नहीं मेंटेन कर पा रहा है, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना भैया? यहाँ पे देखो 74% है, ठीक। भारत के मुकाबले बिहार का एक भी ना तो पुरुष वहां पहुंच पा रहा है, ना तो महिला पहुंच पा रही है। इसका मतलब काफी कम एवरेज आपको देखने को मिलता है। सर्वाधिक साक्षर लोग जो आपको देखने को मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे भैया? रोहतास में। और सबसे कम आपके क्या है भैया? पूर्णिया। वो अपने आप को ही पहले से पूर्ण मान लेते हैं, इसी वजह से पूर्णिया वाले न्यूनतम साक्षर हैं। ये ध्यान रखना, कि याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, पर्सनली मत लेना, ठीक। तो सर्वाधिक जो है रोहतास में आपको सबसे ज्यादा साक्षर मिलेंगे, और सबसे कम आपके साक्षर जो है वो आपके पूर्णिया में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से भारत की जब बात करते हैं तो औसत साक्षरता दर, दोनों से तुलना करा लीजिए। उनका कितना था जो है 61, और भारत का कितना भैया? एवरेज आपका 74%, ठीक। एवरेज कितना है? 74%। पुरुष वहां पे 71% होते थे, यहाँ पे 82% है। कितने भैया? 82% साक्षर हैं। मतलब पुरुषों की लगभग ठीक ठाक संख्या है जो आपके साक्षरता की तरफ है। महिलाएं भी कितनी है? 65%। यहाँ महिलाओं का भी कोई मुकाबला नहीं, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि 74% आपका एवरेज है,
82% इसमें से पुरुष साक्षर है। महिलाओं को साक्षरता दर की और आवश्यकता है, इसी वजह से महिलाओं की संख्या अभी भी 35% ज्यादा महिलाएं जो है वो साक्षर नहीं हो पाएंगी। एक शब्द कहा जाता है, जिस घर में महिलाएं शिक्षित होती है उसका पूरा परिवार आपका क्या होता है, शिक्षित माना जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक, अब कितनी हद तक ये सटीक बैठती है वो अलग की चीज है। आजकल की महिलाओं का तो थोड़ा सा व्यवहार भी बदल गया है ना। चलो कुछ इसके बाद सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य की बात करते हैं, तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है भैया, केरल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, केरल वाला डिमांड नहीं करते, केरल वाले मांग करते हैं सीधा भैया। ठीक है, केरल वाले कहते हैं हम तो भैया साक्षर हैं, गवर्नमेंट से काम करवा लेते हैं। इसीलिए दक्षिण भारत में आप देखोगे ना, सारे राज्य विकसित आपको दिखाई देते हैं। सबको जितने टेक्नोलॉजी के मामले में आप देखोगे सब साउथ वाले। ठीक है, तो केरल वाले बहुत साक्षर हैं। ठीक, न्यूनतम साक्षरता दर आपको पहले बता दिया बिहार। बिहार में साक्षर ना होने भैया, कमाए आदमी कि पढ़े, 10,000 5,000 की नौकरी करने के लिए जा रहा है अदर राज्यों में। गरीबी इतनी है, वो बेचारा कैसे लोगों को पढ़ा पाएगा। इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ साक्षरता दर घट गई। बिहार की सबसे कम आपकी साक्षरता दर देखने को मिलेगी। ठीक, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, वही लक्षद्वीप आपको याद आ रहा होगा जहां नरेंद्र मोदी जो है एक कुर्सी लगा के बैठ गए थे और एक देश की इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी। लास्ट में आकर के झुक करके माफी मांग के गया। तो वो आपका वही लक्षद्वीप की बात किया जा रहा है। तो लक्षद्वीप क्या है भैया, बहुत साक्षरता वाला सबसे ज्यादा है। और न्यूनतम साक्षरता दर की बात करते हैं, दादरा नगर हवेली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ये डेटा है, इसको आप तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं। दोनों का डेटा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसकी पीडीएफ भी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आप टेलीग्राम चैनल स्टेट पाठशाला ज्वाइन कर सके, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है ये नंबर लिखा हुआ है, इससे आप हमको मैसेज करिए, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को जो भी इच्छा हो इनमें से दोनों को आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बेहतर ही होगा। ठीक, चलो भाई, तो इसके बाद आते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कितनी हैं। ठीक है, महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कितनी हैं। अब देखना, तो जैसे 1000 पुरुष हैं तो 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी हैं वो देखना है। तो लिंगानुपात कितना भैया, 1000 पुरुषों के मुकाबले कितना है, बिहार का 918। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसे जो है 82 मतलब 82 लोग ऐसे भी होंगे जिनकी शादी नहीं होना है। ठीक है, जिनकी शादी नहीं होना है। नहीं होने का मतलब ये है क्या, तो भाई महिला कहां से लाओगे, महिला कहां से लाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि या तो आप बढ़ा लीजिए, या तो ये महिलाओं की जनसंख्या बढ़ा लीजिए। महिलाओं की जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो पुरुषों के मुकाबले क्या है, अभी भी कम है, तो इसका मतलब कुछ पुरुष की शादी तो नहीं होने वाली है, फिक्स है। ठीक है, तो महिलाएं 1000 पुरुषों के मुकाबले 918 है। कितना है, 918। इसीलिए कहा जाता है पढ़ लिख लो, पढ़े लिखो को लोग पूछते हैं, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पूछा जाएगा, सीधी सी बात। इसके बाद क्या कह रहा है, सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कहाँ है, गोपालपुर, गोपालगंज में। अब जहां की महिलाएं क्या है, ज्यादा है, जैसे पुरुषों से भी ज्यादा है ये 21 महिलाएं, तो यहाँ आकर के कवर करा ले जाएंगे ना। तो लोग जाएंगे गोपालपुर में जाकर के, सॉरी गोपालगंज में जाएंगे, वहां से लड़की की शादी करने के लिए लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। दूसरा क्या है, दूसरे न्यूनतम की बात करते हैं। न्यूनतम आपका मुंगेर, मुंगेर में भैया कितना कम है, सोचो 876, यानी 876। कितने पुरुष तो बेचारे यहां से जाएंगे अदर स्टेट में जाएंगे करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं इस आपके डेटा को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो लिंगानुपात टोटल एवरेज जो लगाया गया 918 है, जिसमें गोपालगंज सबसे ज्यादा टॉप पे आता है 1021। ठीक है, मुंगेर में आपको 876 देखने को मिलते हैं, जो सबसे कम है। और यही शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात का मतलब जो बच्चे हैं। अब बहुत सारे लोग अपने यहाँ क्राइम उस तरीके से, अब तो मान लो कुछ लगाम भी लगाया जाने लगा, बहुत हद तक धीरे धीरे लोग साक्षर हो रहे हैं, समझने लगे हैं। पहले क्या होता था, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ब्रेक लगाया गया है, अभी भी हो रहा है। आप देखते हो कि पहले से ही परीक्षण करने पर रोक लगाया गया भारत सरकार के द्वारा। लेकिन क्या है कि अभी भी लोगों का थोड़ा कहीं न कहीं पैसा वैसा खिला के जैसा भी होता है सिस्टम, क्योंकि है तो भ्रष्टाचार है ही। तो उसमें क्या होता है कि पहले से पता चल जाए लड़की होगा क्या लड़का, लड़की हुई तो भैया पहले से अबॉर्शन करा लेते हैं। तो बड़ा मतलब एक
नकारात्मक चीजें जाती हैं। इसी वजह से क्या हुआ, तो यहाँ पे लिंगानुपात क्या है, कम हो जा रहा है। तो शिशु लिंगानुपात में भी आपको देखोगे 935। इसका मतलब क्या है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियां कम पैदा हो रहे हैं। ऐसा नहीं कम पैदा हो रही, कम पैदा मतलब ऐसा है कि अगर जनरली अगर हुआ तो होता है, लेकिन क्या है भैया कि यहाँ पे कुछ जो केसेज वगैरह जो आपको मैंने चर्चा कर रहा है उस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसी वजह से महिलाओं की संख्या यहाँ पे क्या है, कम है। ऑन एवरेज तो आपको कम देखने को ही मिल रहा है, 918 है। ऊपर से शिशु लिंगानुपात ही जब आपका है 935 है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑन एवरेज आप देखोगे पुरुषों की महत्ता ज्यादा है, फिर भी लेकिन सुधार हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा कार्यक्रम हमारे यहाँ शुरू किया गया है, उसका लाभ भी आपको देखने को मिल रहा है। हरियाणा जैसे में पहले लड़कियां वहां पे आप देखते थे ना, तो हरियाणा जैसा लड़कियों में इतना दम तो पूरे भारत में कहीं नहीं है। इतने बड़े बड़े मेडल जीत करके हरियाणा वाले ही लेकर के आते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना लिंगानुपात कितना है, 918। भारत का लिंगानुपात कितना है भैया, 940। भारत में भी कम है भैया, ध्यान रखना। भारत में भी 60 पुरुष ऐसे जिनका विवाह नहीं होगा। ठीक है, 1000 पुरुषों में 60 पुरुष ऐसे होंगे जिनका विवाह नहीं होगा, क्योंकि ऑन एवरेज आपका कितना है, 940। ठीक, तो सर्वाधिक जो है आपके जहां पर आपके लोग साक्षर होंगे वहीं आपको देखने को मिल रहा है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, केरल में। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ थी, केरल में। सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ थी, केरल में। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, तो पढ़े लिखे लोग थे, तो इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे लिंगानुपात भी काफी बढ़ा हुआ दिखाई दिया। ठीक, इसके अलावा न्यूनतम की बात करते हैं, न्यूनतम आपका कहाँ देखने को मिला, हरियाणा में। ऐसे ही बिहार का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर चीजों को। तो न्यूनतम और आपके लिंगानुपात 935 ये आपके डेटा दिखाया गया। यहाँ पे आप याद रखिए एक डेटा जो आपसे पूछा जाता है कि बिहार का लिंगानुपात क्या राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है या कम, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ राष्ट्रीय औसत से कम है, क्योंकि बिहार का 918 है। ठीक है, बिहार का क्या है, 918 है। तो भारत का कितना है, 940 है, ये आप देख लीजिएगा। न्यूनतम आपको मैंने बता दिया भारत में हरियाणा है, सर्वाधिक आपको केरल में देखने को मिलेगा। शिशु लिंगानुपात आपको 0 से 6 918। सोचो हमारे यहाँ बिहार से कम है, ये ध्यान रखना। शिशु लिंगानुपात जो है बिहार से कम है, बिहार में 935 है और भारत में जो है शिशु लिंगानुपात 918 है। जो बिहार का औसत आपका लिंगानुपात है वही भारत का शिशु लिंगानुपात है, ये आप एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर व घनत्व की बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व 382, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रह रहे हैं, 382 लोग। जबकि बिहार में 1 किलोमीटर के बीच में कितना लोग रह रहे हैं भैया, 1106 लोग। कितना है भाई, 1106। राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। ठीक है, राष्ट्रीय औसत से क्या है, लगभग 3 गुना से ज्यादा है। ठीक, तो 1106 बिहार का जनघनत्व, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में 1106 लोग आपको देखने को मिलेंगे। वहीं भारत के 1 किलोमीटर के दायरे में आपको कितने लोग मिलेंगे भैया, 382 लोग आपको मिलेंगे। ठीक, सबसे घनी आबादी वाला राज्य की बात करते हैं तो बिहार आपको 1106 आपको मैंने पहले बता दिया। सबसे कम घनी वाला अरुणाचल प्रदेश भैया, पर्वतीय वाला इलाका है, वैसे भी आपको लोग यहाँ पे कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी एक व्यक्ति 1 किलोमीटर में कितने लोग हैं, 17 लोग। खोजोगे भैया आदमी से पता लगे दूसरे आदमी से संपर्क ही ना हो रहा है। बिहार में देखोगे तो जैसे भरे रहते एकदम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश चले जाओगे तो वहां आपको पता लगे भैया एक घर यहाँ है तो घर वहां कहीं 200 मीटर 150 मीटर के दूर है। ठीक, आदमी से आदमी का कनेक्शन ही कम है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो ये डेटा आपको लिंगानुपात के लिए मैंने प्रस्तुत किया, जो भारत को लेकर के साथ ही साथ बिहार को लेकर के डेटा था। ठीक, अब आते हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों पे। अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति की कुल संख्या कितना है भैया, 15.9%। भारत में यही आपकी बात की जाए तो भारत में कुल जनसंख्या कितनी है, 16.6%। कितना है, 16.6%। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अनुसूचित जातियों की संख्या कम है भारत के मुकाबले। ठीक, सर्वाधिक जो है जनसंख्या आपको गया देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा प्रतिशत के रूप में गया में सबसे ज्यादा आपको मिलता है। ठीक, अनुसूचित जनजाति। इसके अलावा सबसे कम शिवहर में देखने को मिलेंगे।
न्यूनतम आपके जो जनसंख्या प्रतिशत वाले की बात करते थे किशनगंज आपको देखने को मिलेगा, ये डेटा थोड़ा सा याद करिएगा। इसके अलावा सर्वाधिक एससी वाले जो प्रतिशत के माध्यम से आप देखोगे तो पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। अनुसूचित जाति की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, अनुसूचित जाति जो सबसे ज्यादा आपके भारत में हो वो कहां देखने को मिलेगी भैया, पंजाब में। और याद रखिएगा न्यूनतम में आप देखोगे तो 51 नहीं पाए जाते। कहां कहां नहीं पाए जाते भैया, याद रखिए नागालैंड में अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है, ठीक है। नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लक्षद्वीप, 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पर आपको अनुसूचित जाति के लोग एससी वाले नहीं मिलेंगे। ये डेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा आपका पंजाब में, और 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको एससी वाले देखने को नहीं मिलते, वो है आपका नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई, आगे आते हैं। आगे जो डेटा दिया गया वो क्या, एसटी को लेकर, अनुसूचित जनजाति को लेकर के, तो बिहार में कितना परसेंट, 1.3%। यही भारत में बात करते हैं तो भारत में इनकी संख्या कितनी है भैया, आपके 8.6%, ठीक। तो इसको थोड़ा डेटा देखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला एसटी के मामले में पश्चिमी चंपारण है, ठीक। न्यूनतम में आपके शिवहर है, शिवहर उसमें भी था, शिवहर इसमें भी है, ध्यान रखना, ठीक। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में पश्चिमी चंपारण ही है, दोनों में आपको देखने को मिल गया। न्यूनतम वाले में आपका औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर, ये तीनों जिले आपस में समान है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एसटी की जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले में मिजोरम आपको देखने को, वहां कितना मिल रहा था भैया एससी के मामले में, पंजाब। यहाँ पे कौन सा राज्य मिल रहा है, मिजोरम, ठीक है। न्यूनतम की बात करते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए, देखो डेटा बड़ा महत्वपूर्ण है और जब पूछता है तो बहुत कंफ्यूज करता है। याद रखिएगा एससी के मामले में पंजाब टॉप पे है, लेकिन एसटी के मामले में पंजाब 0 पे है। पंजाब में 1 भी % आपके एसटी नहीं पाए जाते, देख लो। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, यहाँ पे आपको एसटी जनसंख्या मिलेगी ही नहीं, ठीक है, 0 है, ठीक। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये डेटा है, डेटा को आप थोड़ा सा एनालाइज करके एक दूसरे को जोड़ करके पढ़ोगे तो आपको चीजें बेहतर मिलेंगी। आप डेटा को टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जब आता है तो आपके लिए खतरनाक हो जाते हैं, ठीक। चलो भाई, इसके अलावा आते हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा आपसे एक डेटा और शेयर करेंगे, ठीक। ये आपका कुछ दिया गया है कि हाँ, ये इतनी चीजें थी अनुसूचित जनजाति को लेकर के मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया क्या भैया, लिंगानुपात को लेकर के तुलना करा दिया, ठीक। लिंगानुपात के साथ साथ साक्षरता दर को हमने तुलना कराया, साक्षरता दर के साथ साथ आपके जनसंख्या को लेकर के तुलना करा दिया, कौन से राज्य कहाँ है। और मैंने आपको बताया कि राजधानी में ही सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये चीजें, और थोड़ा सा मैंने आपके जनरल नॉलेज की भी बात किया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या होता है, भौगोलिक स्थितियां क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ये आपका एक बेसिक जानकारी थी। इसके साथ ही बिहार का गठन कब हुआ, तब इसको अलग किया गया, इसका थोड़ा सा इतिहास बनाने का प्रयास किया। भारत का किस प्रकार से नामकरण पड़ा, इसको आपको मैंने बताने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये आपके डेटा थे, इस डेटा को आप लोगों ने देखा। अब मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आप सभी लोग इस पीडीएफ को जब भी प्राप्त करना चाहे, जो भी आदमी इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टेट पाठशाला से आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और इसके अलावा आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो हमारा नंबर लिखा गया 9140516822, ये हमारा नंबर है, इससे आप सभी लोग जुड़ जाइए। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इसे शेयर करिएगा, और आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा। और क्योंकि वीडियो लोग देखते जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सभी लोग क्या है, अगर नॉलेज आपको लग रही, दोबारा आपके पास नोटिफिकेशन आए तो आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, ताकि आपका भी भला हो और दूसरे का भला। कहा जाता है ना, कर भला तो जग भला, यानी दूसरे का अगर आप भला करोगे तो आपका भला ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक। तो हम लोग, हमारी शाम की क्लास आपको जानते हैं, शाम की क्लास हमारी चल रही है, एक क्लास आपकी चलती, मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ध्यान रखना। जो हमारी क्लासेज चल रही है, बेसिकली क्लासेज हमारी जो चल रही है वो आपका है कि एक आपका चलता है 8 बजे, ठीक है। 8 बजे आपकी एक क्लासेज चलती है। वो जो लोग जीआईसी का, ठीक है, जो लोग जीआईसी हो या एलटी ग्रेड का, जिनका भी सब्जेक्ट क्या हो भैया, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री हो यानी इतिहास हो,
वो आप 8 बजे शाम को जुड़ सकते हैं। पूरा का पूरा आपको सेशन यूट्यूब पे लाइव मिलेगा। इसके अलावा आपसे अगर आपसे 9 बजे 9:30 बजे आपसे क्या है भैया, 9:30 पर आपका एक एमसीक्यू की क्लास रखी जाती है। ठीक है, टॉपिक वाइज सारी चीजें आपको कराई जाती है। तो आप सभी लोग इस सेशन को जरूर ज्वाइन करिए और बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करते रहिए। सारी चीजें आपको अवेलेबल आपके यूट्यूब पे मिलने वाली हैं। जल्दी आपका 1-2 दिन के अंदर आपकी बायो की क्लास भी शुरू होने वाले है। उसको मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि बायो की क्लास कब और कैसे होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए और बढ़िया से आप सभी लोग मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।